हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो डायरेक्ट टैक्स में शुरू कर रहे हैं अभी इंटरेस्ट एंड लेट फीस चैप्टर। कुछ सिचुएशन में एसएससी को इंटरेस्ट और लेट फीस पे करनी होगी। इंटरेस्ट के यहाँ हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 234A, 234B, 234C। 234A का इंटरेस्ट क्यों लगता है? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अगर एसएससी इनकम टैक्स का रिटर्न लेट फाइल करेगा या फाइल नहीं करेगा, उसके फाइल करने की लायबिलिटी थी बट उसने फाइल नहीं किया या लेट फाइल किया, तो उस पर सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगेगा। तो दो सिचुएशन में ये इंटरेस्ट लगता है 234A वाला। अगर एसएससी आफ्टर द ड्यू डेट, जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दे रखी है, और 139(8)A वो हम पढ़ेंगे रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में। ये अपडेटेड रिटर्न का नया कंसेप्ट आया है। तो अगर एसएससी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है, मतलब लेट फाइल करता है या रिटर्न फाइल ही नहीं करता है, तो उस पर सेक्शन 234A में इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी आ सकती है। अगर एसएससी ने रिटर्न लेट फाइल किया है, इंटरेस्ट उसने लेट फाइल किया, तो ये इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से। जैसे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई है, तो ये इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 1 अगस्त से लगना शुरू हो जाएगा। कब तक लगेगा? रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट तक लगेगा। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से लेकर रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट तक लगेगा अगर एसएससी ने रिटर्न लेट फाइल किया है। लेकिन अगर एसएससी रिटर्न फाइल ही नहीं करता, तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से लेकर कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? जब डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट कंप्लीट करेगा। रिटर्न जो लोग फाइल नहीं करते हैं, उनका डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है सेक्शन 144 में। 147 रीअसेसमेंट का सेक्शन कहलाता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। किसी इनकम पर टैक्स लगना रह गया, वो 147। और 153A रेड केसेस होते हैं, तो उनका भी असेसमेंट होता है। तो जब असेसमेंट ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट करता है, तो असेसमेंट की डेट तक का वो इंटरेस्ट लगाता है। तो दो सिचुएशन, अगर एसएससी रिटर्न फाइलिंग में लेट हुआ, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से लेकर रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट तक का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एसएससी रिटर्न फाइल ही नहीं करता, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से लेकर जब उसका असेसमेंट कंप्लीट हुआ सेक्शन 144 में, 147 में या 153A में। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस अमाउंट पर होगा? अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड। मतलब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कौन से अमाउंट पर होगी? एसेस्ड इनकम का टैक्स उठाएंगे। मैं एडवांस टैक्स चैप्टर में आपको रिटर्न इनकम और एसेस्ड इनकम का डिफरेंस बता चुका हूं। रिटर्न इनकम तब मैंने बताई थी आपको 10 लाख, इनकम टैक्स ऑफिसर ने एडिशन कर दिए 7 लाख, इनकम एसेस की 17 लाख। तो इधर एसेस्ड इनकम का टैक्स लिया जाएगा। उसमें से एसएससी ने एडवांस टैक्स जो भी पे किया है 31 मार्च तक वाला, 15 मार्च तक वाला नहीं, 31 मार्च तक वाला इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, एडवांस टैक्स लेस हो जाएगा। जो उसने 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पे किया है वो लेस हो जाएगा। रिलीफ लेस हो जाएगी सेक्शन 86 की, 89 सबसेक्शन 1 की, सेक्शन 90, 90 91 वो डबल टैक्सेशन रिलीफ। ये मैंने बोला था पार्टनरशिप हमको अलाउ होती है 86 की। 89 वाली सैलरी आइटम में से मिलती है। 89 की रिलीफ डिटेल में बात हो चुकी है अपनी। और 90 ये डबल टैक्सेशन रिलीफ होती है। सेम इनकम पर मोर देन 1 कंट्री टैक्स लगा रही है, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ लेस होती है। और एएमटी की क्रेडिट है तो लेस हो जाएगी, एएमटी की क्रेडिट लेस हो जाएगी। और मैट, कंपनी एसएससी को मैट की क्रेडिट होती है, वो लेस हो जाएगी। टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेस हो जाएगी। और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक एसएससी का कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा हुआ है, तो वो भी लेस हो जाएगा। ये लेस होने के बाद
जितना अमाउंट बचेगा बैलेंस टैक्स, उस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मतलब एडवांस टैक्स कितना जमा करा चुके हो, रिलीफ कितनी मिलनी है आपको, मैट की क्रेडिट, एएमटी की क्रेडिट आपको कितनी मिलनी है, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट आपको कितनी मिलनी है, और आप एसएटी कितना भरा चुके हो, वो सब लेस हो जाएगा, बैलेंस टैक्स आएगा। बैलेंस टैक्स आपका अभी अनपेड है तो आपको ये इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट मैं आपको जब रिटर्न फाइलिंग चैप्टर बताऊंगा तब एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, अपडेटेड रिटर्न। ये अपडेटेड रिटर्न का ऊपर रेफरेंस भी आया है, तब ये बातें समझेंगे। अभी इस चैप्टर की हम बेसिक बातें समझ रहे हैं। इस अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, ये अभी बेसिक बातें समझी हमने। ये कैलकुलेशन जिस अमाउंट पर होगी ये आपको याद रखना रहेगा। फिर सेक्शन 234 बी का इंटरेस्ट और 234 सी का इंटरेस्ट, अब ये दोनों लगते हैं एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। लेकिन एक बात समझना, ये जो 234 सी का इंटरेस्ट होता है, हम बात कर चुके थे एडवांस टैक्स में। ठीक है, ये लगता है आपका अप टू 31 मार्च तक ही लगेगा, 31 मार्च किसका, ऑफ प्रीवियस ईयर। आपका जो भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके 31 मार्च तक ही लगेगा 234 सी का इंटरेस्ट। अच्छा, ये एडवांस टैक्स ईयर एंड होने के बाद 31 मार्च के बाद भी अनपेड रहा तो क्या होगा, 234 सी में तो इंटरेस्ट 31 मार्च तक ही कंप्यूट हो रहा है, उसके बाद भी अगर एडवांस टैक्स अनपेड रहता है तो फिर उस पर 234 बी का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 234 बी का इंटरेस्ट कब से लगता है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। बात समझे? तो मैंने बोला अगर आपका अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24 तक आपका एडवांस टैक्स अनपेड है इंस्टॉलमेंट वाइज वाला, तो आप पर 31 मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट तो सेक्शन 234 सी में लगेगा। ये एडवांस टैक्स अभी भी अनपेड है, 31 मार्च के बाद भी अनपेड रहा, तो क्या बाद के पीरियड जितना ये अनपेड रहा तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, तो वो इंटरेस्ट 234 बी में लगेगा। और वो कब से शुरू होगा, असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से। इसका मतलब 31 मार्च तक तो 234 सी वाला इंटरेस्ट लगता है, फिर जब से असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से 234 बी वाला लगता है। हैं ये दोनों सेक्शन एडवांस टैक्स से रिलेटेड। अब गवर्नमेंट इसको कैसे डिफरेंशिएट करती है, गवर्नमेंट बोलती है ये तो इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट किया आपने तो 234 सी लगेगा, और उसके बाद भी अनपेड है तो 234 बी लगेगा। ठीक है, तो 234 बी कब लगता है, जब एसएससी एडवांस टैक्स पे ही नहीं करता। लेकिन अब हमने समझा था कि एडवांस टैक्स तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पर निकालते हैं, तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हमारी अलग आ सकती है, और वो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन तो हमने एस्टिमेटेड बेसिस पर की थी, तो हमारा एक्चुअल एडवांस टैक्स जो हमें पे करना चाहिए था वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ वो चलेगा, 10% का वेरिएशन परमिसिबल है। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर एसेस टैक्स का 90% से कम आपका एडवांस टैक्स पेड हुआ, इसका मतलब कम से कम 90% पेड हुआ, तो फिर ये 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एसेस टैक्स का 90% से बिलो पेड हुआ, कम पेड हुआ, तो फिर 234 बी का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एसेस टैक्स का कम से कम 90% भर दूं तो 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है एसेस्ड टैक्स का क्या मीनिंग है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एसेस्ड इनकम उठाएंगे उसका टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे।
उसमें से रिलीफ लेस कर देंगे, मैट एएमटी की क्रेडिट लेस कर देंगे, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेस कर देंगे। अब ऊपर से कंपेयर करो इधर क्या क्या लेस नहीं हुआ। ये 3 तो लेस हुए हैं, यहां पे भी नीचे क्या लेस नहीं हुआ? एसएटी लेस नहीं हुआ और एडवांस टैक्स 31 मार्च तक वाला लेस नहीं हुआ। ठीक है, बाकी यहां पर 5 चीजें लेस हुई हैं, यहां पर ये 3 चीजें लेस हुई हैं। ठीक है, ये नोट जो है यहां पर, ये हम अपडेटेड रिटर्न के टाइम समझेंगे, उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बोला कि एसएस टैक्स का आप अगर 90% से कम पे करोगे तो आपको 234B में इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब एसएस टैक्स का कम से कम अगर मैं 90% तक भी भर दूं तो 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। खैर अगर लगा तो कितने पीरियड का लगेगा? मैंने बताया था आपको कब से लगना शुरू होगा 234B का इंटरेस्ट। 1 अप्रैल ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से लगना शुरू होगा और कब तक लगेगा? असेसमेंट की डेट तक का लगेगा। अब यहाँ असेसमेंट सारे कवर कर लिए। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 143 सबसेक्शन 1 क्या कहलाता है? समरी असेसमेंट। बताया था मैंने एडवांस टैक्स चैप्टर में। 143(1) समरी असेसमेंट कहलाता है। 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट। 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। 147 रीअसेसमेंट भी बोलते हैं उसको, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी बोलते हैं, और 153A रेड असेसमेंट। तो कुल मिलाकर असेसमेंट की डेट तक लगेगा। लेकिन वो 90% तो ओनली चेकिंग रूल था कि लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर लगा तो किस पर लगेगा? आप एसेस टैक्स तो ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, आपने उसमें से 2 चीजें लेस नहीं की थी। क्या? 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स और एसएटी। यहां पर एसएटी लेस नहीं होता, सिर्फ एडवांस टैक्स 31 मार्च तक का पेड लेस कर देंगे। फिर जो बैलेंस अमाउंट आएगा, बैलेंस टैक्स, उस अमाउंट पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपको क्या उठाना है? मतलब अगर आपको उस अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है जिस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, एडवांस टैक्स 31 मार्च तक का पेड, रिलीफ और मैट और एएमटी की क्रेडिट और टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट लेस करेंगे। फिर जो बैलेंस टैक्स पेबल आएगा उस पर आपका ये इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। और इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी? वही 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अब 234B का बेसिक हमने पार्ट पढ़ा, फिर 234C पढ़ते हैं। 234C पर एग्जाम में छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रखे हैं और आजकल एमसीक्यू में भी आना शुरू हो गए हैं। तो एमसीक्यू भी आपका वो केस बेस्ड सिनेरियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन आ जाती है। तो मैंने बोला 234C का कब लगता है? जब आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट के डिफॉल्टर हो। ठीक है, अगर आप वो इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं करते या कम पे करते हो तो आपको 234C का इंटरेस्ट लगता है। तो आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की आपने या कम पे की, शॉर्ट पेमेंट, तो आपको ये 234C वाला इंटरेस्ट लगेगा। अब ध्यान रहे 234A और 234B जब हमने कैलकुलेशन किया था वो अमाउंट जिस पे 234A और B का इंटरेस्ट लगता है, उसके लिए हमने बेस किसको माना था? टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम को। 234A 234B में हमने बेस माना था टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम को। लेकिन 234C का इंटरेस्ट रिटर्न इनकम के टैक्स पर कैलकुलेट होता है, यहाँ एसेस्ड इनकम नहीं है। तो रिटर्न इनकम का टैक्स निकालिए आप, उसमें से वो 3 चीजें लेस कर दीजिए, रिलीफ, मैट और एएमटी की क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेस कर दीजिए। यहां पर आपको 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स लेस नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो हम उसी के ही डिफॉल्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए लेस नहीं करना है 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स। तो जिस अमाउंट पर आपको ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो ये टैक्स आ जाएगा आपका बैलेंस टैक्स। कैसे आएगा? टैक्स ऑन रिटर्न इनकम लेस 3 चीजें, रिलीफ, नेट ईएमटी की क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट। फिर जो बैलेंस टैक्स आएगा उस अमाउंट पर आपको ये 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा? इसको लिंक करें एडवांस टैक्स चैप्टर से। आपको पता है ये इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, ड्यू डेट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च होती है, और 15%, 45%, 75%, 100% भरना होता है। ठीक है, ये क्यूमुलेट होता है, ये पेबल है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे कि इतना इतना तो हमारा पेबल है, फिर हम चेक करेंगे हमारा पेड कितना है। इस डेट तक हमने एक्चुअली कितना पेड किया वो हम लिख देंगे। अब एक खास बात, जब मैंने यहाँ 15%, 45%, 75%, 100% मैंने क्यूमुलेट करके लिखा है, जब मेरा पेबल वाला फिगर क्यूमुलेटिव हो कर आ रहा है, तो क्या इधर मेरे को पेड भी क्यूमुलेटिव लेना चाहिए? हाँ, ठीक है। जब आपका पेबल क्यूमुलेटिव है, इट मीन्स आपका पेड भी क्यूमुलेटिव बेसिस पर आपको इधर लिखना है। फिर अगर उसमें कुछ शॉर्टफॉल रही तो हम कैलकुलेट कर लेंगे पेबल माइनस पेड। तो जितना कम पे किया हमने वो शॉर्टफॉल सामने आ जाएगी। फिर स्टैंडर्ड पैटर्न ये है कि जो भी शॉर्टफॉल आपकी आई है उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाएगा। कितना? 3%, 3%, 3%, 1%। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। 3%, 3%, 3%, 1%, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। बट इसका लॉजिक क्या है, कारण समझते हैं हम। देखो, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने क्या बोली है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ये ब्याज कब तक लगता है मेरे को बताओ? 31 मार्च तक का ही लगता है ना। 234C का इंटरेस्ट 31 मार्च तक का लगता है। तो अगर जो 15 मार्च तक पेड नहीं हुआ, 31 मार्च तक पेड हो गया, मैंने बोला उसको एडवांस टैक्स बोलते तो है। ठीक है, आप 15 मार्च तक पे नहीं कर पाए, 31 मार्च तक पे किया आपने, तो क्या ड्यू डेट तो 15 मार्च थी, पे नहीं किया, 31 मार्च को पे किया, आप 15-16 दिन की डिले हो गई, तो पार्ट ऑफ द मंथ का 1 महीने का ब्याज लगेगा, तो 1%। अब उल्टा चलते हैं। आपका जो डिफॉल्ट था 15 मार्च से ऊपर 15 दिसंबर, ये कितना पीरियड हुआ? ये 3 महीने, तो ये 3 महीने। फिर यहां से यहां तक कितना पीरियड हुआ? तो वो 3 महीने। फिर यहां से यहां तक कितना पीरियड हुआ? 3 महीने। तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, 3%, 3%, 3%, 1%। लॉजिक समझ आ गया क्या कारण रहा उसका? तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होगी। अब गवर्नमेंट का कहना है कि पेबल तो हमने कैलकुलेशन कैसे की, यहां पर हमने बोला 15%, 75%, 15, 45, 75, 100 ऐसे पे करना है, लेकिन वेरिएशन तो आ सकता है। अब साल शुरू ही हुआ है, हम एसएससी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन करे? तो क्या यहाँ पर भी थोड़ा सा वेरिएशन परमिसिबल है क्या? जैसा 234B में 10% वेरिएशन परमिसिबल था, आप एसएस टैक्स का 90% भी भर देते थे तो आपको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगता था। वैसे ही यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन चलेगा क्या? तो गवर्नमेंट कहती है पहली किस्त आपको 15% भरनी थी, आप 12% तक भी भर दोगे तो चलेगा। 12% तक भी भर दोगे अगर, तो आप पे पहली किस्त का ब्याज नहीं लगेगा। और दूसरी किस्त वैसे 45% भरनी है, दूसरी किस्त भी अगर 36% तक, अप टू 36% तक पे कर दो, मतलब इस 36% के अंदर ऊपर वाला 12% इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर दूसरी किस्त आप अप टू 36% तक भर दो, तो दूसरी किस्त का जो शॉर्टफॉल का इंटरेस्ट आपको लगना था वो नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट थोड़ा सा वेरिएशन अलाउ कर रही है। 15 के बजाय 12% तक पे कर दो चलेगा, 45% के बजाय 36% तक पे कर दो चलेगा। लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट में और चौथी इंस्टॉलमेंट में वेरिएशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लोग प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन 44AD 44ADA ऑप्ट कर लेते हैं, उनको तो सिंगल वन शॉट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च वाली भरनी होती है। उनका पेबल कितना रहेगा, 100% ऑफ एडवांस टैक्स। फिर चेक करेंगे उन्होंने पेड कितना किया एक्चुअल, इधर पेबल लिखना है इधर पेड लिखना है, माइनस कर देंगे, शॉर्टफॉल कंप्यूट हो जाएगी। उस शॉर्टफॉल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 1%। ठीक है, ये है कैलकुलेशन का तरीका। लेकिन एडवांस टैक्स चैप्टर में हमने समझा था कि कुछ स्पेसिफाइड इनकम है जिनका एस्टिमेशन पहले पॉसिबल नहीं था। वो इनकम क्या कह रहे हैं, सब्सिक्वेंट क्वार्टर में अगर एसएससी को कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, पीजीबीपी इनकम पहली बार एक्चुअल डिविडेंड या डीम डिविडेंड 222E वाले डीम डिविडेंड को छोड़कर अगर ये इनकम हो गई है तो इनका एडवांस टैक्स भरने की इंस्टॉलमेंट की बारी कब आएगी, इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू। अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी तब। ठीक है, फिर एक छोटा सा रूल, आप जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो, जिस अमाउंट पर हर जगह वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे 234C के लिए अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड, यहां पे भी था 234B में अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड, हर जगह। तो जिस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है उसकी आपको 100 की डाउनवर्ड राउंडिंग करनी पड़ेगी, 100 की राउंडिंग करनी पड़ेगी, वो भी डाउनवर्ड साइड। इसका मतलब क्या, अगर आपको 10,000 15 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो इसे 1,000 मानकर कैलकुलेशन करिए, और अगर 1095 पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो भी, मतलब ऊपर का 100 रुपए तक से अगर फिगर है कम तो वो उड़ा दीजिए। मतलब 1,015 और 1,095 को आपको 1,000 ही मानना है। ये हुआ आपका डाउनवर्ड ₹100 का रूल। ठीक है, इसको मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिख दूंगा, डाउनवर्ड राउंडिंग 100 की डाउनवर्ड राउंडिंग करनी होगी। इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स में ये सेक्शन नहीं, रूल है, रूल 119A। फिर एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं कि अगर किसी पर्सन का रिटर्न फाइल लेट होता है या वो पर्सन डिफॉल्ट करता है, रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उसको लेट फीस लग जाएगी। तो जो लोग लेट लतीफ़ हैं, रिटर्न लेट फाइल करते हैं, ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते, ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते, उन पर लेट फीस लगेगी। जैसे मान लो मेरे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024, मैं फाइल नहीं कर पाया, तो अब मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। ये बात हम समझेंगे रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में। तो 31 जुलाई 2024 को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी, तो क्या मैं बाद में कभी भी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ क्या? लेट कितना लेट? तो गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में आएगा, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। कोई भी पर्सन लेट से लेट कितना रिटर्न फाइल कर सकता है? असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक। इसका मतलब अगर 31 जुलाई 2024 को रिटर्न फाइल नहीं किया जा सका तो कब तक फाइल हो पाएगा? 31 दिसंबर 2024 तक, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो क्या लेट फीस पे करनी पड़ेगी? वो 234A का इंटरेस्ट भी लगेगा क्या? हाँ, वो 234A वाला इंटरेस्ट किस रीजन की वजह से लगता है? नॉन फाइलिंग और लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो तो लगेगा। लेट फीस और लगेगी कितना? 5,000। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर उसको लेट फीस फ्लैट 1,000 रुपए ही लगेगी। इसका मतलब
गवर्नमेंट ने 2 बाइफर्केशन दे दिए। जिन लोगों की टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उन पे 1000 रुपए, और जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन पे 5000। ठीक है। अब देखो मार्केट में कई बार आपको कई लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस लगे हुए मिलते हैं, वहां पर वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो ये भी लिख देते हैं कि जिन लोगों की 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है उन पर लेट फीस लगेगी नहीं। 2.5 लाख तक के इनकम और वो लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि लेट फीस लगेगी नहीं, लेकिन मेरा कहना है लगेगी, 1000 रुपए वाली लगेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ही फिक्स किया है, 5 लाख के अंदर हो या 5 लाख के बाहर हो। 2.5 लाख का क्राइटेरिया ऐसे महान लोग कहां से लाए? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। 2.5 लाख से बिलो इनकम है, मैं तो कहूँ 2 लाख की इनकम है, टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन अगर रिटर्न फाइलिंग में डिले हुई है तो लेट फीस तो लगेगी। नहीं, रिटर्न फाइल कर, इनका कहना है रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है या नहीं, वो हम रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिटर्न फाइलिंग की लायबिलिटी है या नहीं उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। आपकी जीटीआई, फॉर एग्जाम्पल आपकी जीटीआई हो गई है 4.5 लाख, फॉर एग्जाम्पल आपकी जीटीआई 4.5 लाख, और आपके डिडक्शन क्लेम करने के बाद टोटल इनकम 2 लाख हो गई है। टोटल इनकम 2 लाख ही है। अब आप बोलोगे मेरा टैक्स तो बनता नहीं है, मेरी टोटल इनकम 2 लाख है, मेरे को बेसिक इनकम एग्जाम्पशन में 2.5 लाख मिल जाएगी, मेरा टैक्स नहीं बनेगा। अरे टैक्स बनेगा नहीं बनेगा वो अलग मुद्दा है, रिटर्न फाइलिंग अलग मुद्दा है। रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी ग्रॉस टोटल इनकम को देखकर होगी, टोटल इनकम को देख के नहीं होगी। ठीक है। तो लेट फीस क्या पहले पे करनी पड़ेगी क्या? आप लेट हो गए तो हम ये बोलते क्या अभी लेट हो गए रिटर्न तो ले लो, लेट फीस बाद में देखते रहेंगे? नो, गवर्नमेंट कहेगी पहले लेट फीस भरो, उसके बाद ही जब आप रिटर्न के अंदर बताओगे हाँ लेट फीस का वाइड दिस चालान पेड, जब आप ये बताओगे तब आपका ये लेट रिटर्न एक्सेप्ट होगा। तो लेट फीस मस्ट बी पेड बिफोर फाइलिंग आईटीआर डिपेंडिंग अपॉन इनकम शोन इन रिटर्न। इसका मतलब वो रिटर्न इनकम को देखते हुए लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, एसएससी की रिटर्न इनकम 5 लाख से कम थी तो उसने रिटर्न लेट अगर भरा तो 1000 रुपए वाली लेट फीस लगेगी, लेकिन बाद में उसकी एसेस्ड इनकम 12 लाख हो गई, असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट किया, उसकी एसेस्ड इनकम 12 लाख हो गई, तो क्या लेट फीस में बढ़ोतरी हो जाएगी क्या? 5000 हो जाएगी क्या? नहीं, लेट फीस रिटर्न इनकम देख के लगाई जाएगी, ना कि एसेस्ड इनकम। समझ गए? इसीलिए नीचे ये नोट दे रखा है। अब हम पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर पलाश जिनकी एज 36 इयर्स है और वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मैंने इनके नॉन रेजिडेंट इंडियन होने को हाईलाइट कर दिया है। इनकी इनकम की डिटेल आपको दे रखी है, असेसमेंट ईयर 24-25 की। इनका आपको 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये सीखना है। और ये रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं। इनकी रिटर्न इनकम जो इन्होंने अपने आईटीआर में शो की है वह 4,80,000, और इनकम टैक्स ने असेसमेंट ऑर्डर पास करके उनकी एसेस्ड इनकम निकाल दी है 5,05,000। इनकी रिटर्न इनकम का टैक्स कैलकुलेट करके बताएं
4,80,000 इनकी रिटर्न इनकम है, तो आप रेगुलर टैक्स रेजिम की स्लैब रेट यूज करके टैक्स कैलकुलेट करके बताएं। 2.5 लाख तक 0 और 2.5 लाख से 480 के बीच की इनकम कितनी हुई? कितनी हुई? 480 माइनस 2.5 लाख कितना हुआ? 2,30,000। 2,30,000 पे कितना? 5%। कितना आया? 11,500 आया। 11,500 में आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, तो 11,960 आ गया। ठीक है। अब ठीक इसी पैटर्न पर एसेस्ड इनकम 5,05,000 का टैक्स कैलकुलेट करके बताएं रेगुलर टैक्स रेजिम से। तेरह 500, फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, 1440 ये आ गया। ठीक है। तो ये टैक्स रिटर्न इनकम का टैक्स सामने है और एसेस्ड इनकम का टैक्स सामने है। इसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 करिए, 31 जुलाई 2024। और इन्होंने रिटर्न लेट फाइल किया है 20/12, यहाँ पे भी 2024 करिए। इनका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई थी 2024, लेकिन इन्होंने फाइल किया 20 दिसंबर। लेट कब से कब तक फाइल कर सकते थे? 31 दिसंबर 2024 तक ये बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकता था। तो बिलेटेड रिटर्न है क्या? हाँ, बिलेटेड रिटर्न है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो ये बिलेटेड रिटर्न है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि 31 दिसंबर 2024 के बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। फिर इनका असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया 28 जनवरी, इसको करिए 2026। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया 31 जनवरी 2026 तक। और इनके जब इन्होंने अपना फॉर्म नंबर 26S डाउनलोड किया तो इनके TDS TCS की क्रेडिट पड़ी थी 500 रुपये, और इन्होंने अपना एडवांस टैक्स इस तरीके से जमा कराया है 15 जून 2023 को 1200, 15 सितंबर 2023 को 1500, 15 दिसंबर 2023 को 2000, 15 मार्च 2024 को 2500 और 22 मार्च को भी 1,000 रुपये जमा करा दिया। तो क्या ये 31 मार्च तक तो पेड हो गया ना? ये कहलाएगा तो एडवांस टैक्स ही। हाँ। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था कि इनका 234 ABC का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेशन प्रोसीजर समझ रहे हैं। पहले आपको निकालना है 234A, इस सेक्शन में क्या इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट क्यों लगता है? रिटर्न लेट फाइल होने पर। ठीक है। कैलकुलेट किस पे होता है? टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, वो आप ऊपर ले चुके हो। कितना कैलकुलेट कर चुके हो? 14,040। अब इसमें से क्या क्या लेस होता है? एडवांस टैक्स 31 मार्च तक का पेड लेस होता है, और क्या लेस होता है? TDS TCS की क्रेडिट रिलीफ, मैट और AMT की क्रेडिट, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब यहां तो इसके पास दो चीजें ही हैं। एडवांस टैक्स, इसका 31 मार्च तक का एडवांस टैक्स अगर हम टोटल करें वो बनता है 8,200। तो क्या यहां पर 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स लेस करना होता है? हाँ, लेस कर दिया। क्या TDS TCS की क्रेडिट भी हो वो भी लेस करते हैं? तो वो है हमारे पास 500 लेस हो जाएगी। और कुछ है क्या इसके पास? रिलीफ नहीं है। मैट और AMT की क्रेडिट नहीं है। क्या इसने SAT भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स? वो भी नहीं भरा है, तो वो छोड़ देते हैं। फिर तो इस अमाउंट पर हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। अब हम अप्लाई करेंगे रूल 119A।
जिस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है उस अमाउंट की हमें 100 की डाउनवर्ड राउंडिंग करनी होती है। तो इस फिगर को मैं क्या मानूंगा? 5300, 100 की डाउनवर्ड राउंडिंग कर लूंगा। तो 5300 पर किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा? 1%। लेकिन डिले कितने पीरियड की हुई? देखो 31 जुलाई इसके ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है। तो 1 अगस्त से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। कब तक? इसने रिटर्न कब फाइल किया? 20 दिसंबर 2024 को। तो डिले के महीने कैलकुलेट करने हैं। पहला हुआ मेरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 20 दिन। पार्ट ऑफ मंथ 1 महीना मानेंगे तो 5 महीने मान लूं, तो 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये आपने कैलकुलेट कर लिया 234A का इंटरेस्ट। अब 234B के इंटरेस्ट की बारी आती है। ये कब से लगना शुरू होता है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से, ठीक है। और कब तक लगता है? असेसमेंट की डेट तक लगता है। क्या आपका असेसमेंट कब हुआ? असेसमेंट ऑर्डर पास कब हुआ? 28 जनवरी 2026 को। तो असेसमेंट की डेट तक लगता है। तो वो तो हो गए आपके 21 महीने और कुछ दिन हुए होंगे। तो पार्ट ऑफ मंथ को हमने 22 महीने कर दिया। अब पहले हमें चेकिंग रूल अप्लाई करना है। चेक करके देखना है क्या 90% भर दिया था। क्या हमने 31 मार्च तक एसेस टैक्स का 90% भर दिया था क्या? अगर हमने भर दिया था तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो वो 90% इज जस्ट ए चेकिंग रूल। तो चेक करते हैं, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एसेस टैक्स। एसेस टैक्स ये रहा आपका, लेकिन इसमें से अभी मैं 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स लेस नहीं करूंगा। ठीक है, ये 500 रुपया लेस हो गया, एसेस टैक्स आ गया। यहां पर ध्यान रहे मैंने एडवांस टैक्स लेस नहीं किया। अब इस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो मेरा एसेस टैक्स ये आया, चेक करूं इसका 90%। इसका 90% क्या बनता है? 13,540 का कितना बनता है? 12,186 इतना बनता है। लेकिन मेरा 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स कितना था? 8,200 ही था। तो क्या मैंने एसेस टैक्स के 90% से कम भरा है? हाँ, मैंने एसेस टैक्स के 90% से कम भरा है। तो क्या 234B का इंटरेस्ट लगेगा? हाँ। तो ये सिर्फ चेकिंग रूल था, बाकी इस 90% का आगे कहीं इंपैक्ट नहीं आएगा। इट वाज ओनली चेकिंग रूल। इंटरेस्ट तो किस पे लगेगा? देखो, अब गलती आपसे ये हो सकती है कि आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। नहीं, इस पे नहीं करना है। इसमें से वो एडवांस टैक्स 31 मार्च तक का पेड वाला लेस करना ही है। बात समझे? तो एडवांस टैक्स 31 मार्च तक का मैं आगे की कैलकुलेशन बढ़ाता हूं। एडवांस टैक्स और लेस कर दिया, फिर अमाउंट कितना आया? 5,340। इसकी मैंने डाउनवर्ड राउंडिंग कर ली 100 वाली, तो ये हो गया 5,300। इस पे 1% और 22 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कब तक? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल से लेकर असेसमेंट की डेट तक का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 234B का इंटरेस्ट। अब 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 234C का इंटरेस्ट रिटर्न इनकम के टैक्स पर कैलकुलेट होता है, ना कि एसेस्ड इनकम के टैक्स पर। तो मेरा रिटर्न इनकम का टैक्स कितना? 11,960। इसमें से TDS TCS की ही क्रेडिट लेस करूंगा, एडवांस टैक्स यहां पे लेस नहीं करूंगा, और मैं इस पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। क्यों? ये एडवांस टैक्स के डिफॉल्ट की वजह से ही है, इसलिए यहाँ पर 31 मार्च तक का क्या 15 मार्च तक का भी कोई एडवांस टैक्स लेस नहीं होगा, क्योंकि इसी पर ही कैलकुलेशन करनी है। तो अब किस्तें बनाते हैं
234C का इंटरेस्ट लगता है इंस्टॉलमेंट के डिफॉल्टर को, और इंस्टॉलमेंट तो पे करनी थी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ 15%, 45%, 75%, 100%, इतना इतना पे करना था। अब ये तो हो गया मेरा पेबल, ये मैंने क्यूमुलेटिव लिखा है 15%, 45%, 75%, 100%, मैंने क्यूमुलेटिव लिखा है। और तो क्या पेड में भी क्यूमुलेट करके लिखूं? हाँ, अब पेड में क्यूमुलेट करके कैसे लिखूंगा? ये 15 जून को 1200 पे हुआ है, तो यहां तक 1200 ही पे हुआ है। अब जब मैं 15 सितंबर तक का देखूंगा तो मैं ये दोनों जोड़ के देखूंगा, ये हो गया मेरा 2700। फिर 15 दिसंबर तक भी मैं 15 दिसंबर तक का क्यूमुलेट करके देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पेबल क्यूमुलेट करके ले रहा हूं, तो पेड भी मुझे क्यूमुलेट बेसिस पे लेना होगा। तो ये, हाँ, अब यहां पर 15 मार्च तक कितना है? 15 मार्च तक पेड इतना है, तो वो ले लेंगे। तो पेबल क्यूमुलेटिव बेसिस पर है, पेड भी क्यूमुलेटिव बेसिस पर लिया जाएगा। अब शॉर्टफॉल निकालते हैं, पेबल इतना था, पेड आपने इतना किया, ठीक है, ये शॉर्टफॉल है आपकी। ये पेबल इतना है, ये पेड है, शॉर्टफॉल, ऐसे ऐसे आपने शॉर्टफॉल निकाल ली। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इस शॉर्टफॉल की भी राउंडिंग करूंगा, क्योंकि जिस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है उसकी मेरे को डाउनवर्ड राउंडिंग 100 वाली करनी होगी। तो मैंने 519 को बना दिया 500, 2457 को बना दिया 2400, 3895 को 3800। इस तरीके से मैंने डाउनवर्ड राउंडिंग कर ली, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 3%, 3%, 3%, 1%, ठीक है। इस तरीके से ये इंटरेस्ट आ गया। मैंने 234 एबीसी की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, लेकिन अब बताइए इसको लेट फीस भी देनी पड़ेगी क्या? हाँ, कौन सी वाली देनी पड़ेगी? रिटर्न इनकम को देखते हुए या एसेस्ड इनकम को देखते? रिटर्न इनकम इसकी क्या थी? 5 लाख से कम थी, तो इसको 1000 रुपए लेट फीस लगेगी। ये 234F में लग रही है, ठीक है। अच्छा, टीडीएस चैप्टर में भी एक लेट फीस पड़ी थी, टीडीएस का रिटर्न लेट जाने पर वो लगती है 234E में, वो 234E था, ये 234F है। वो लेट फीस थी टीडीएस रिटर्न की, ये इनकम टैक्स के रिटर्न की लेट फीस। ये 1000 रुपये लग जाएगी, सब कुछ जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट और लेट फीस सब कुछ जोड़ दिया, इसका मतलब इतना पेमेंट करना रहेगा। जब ये इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा होगा, इसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक इशू और आता है, मेरे को क्या पता था कि इनकम टैक्स ऑफिसर एसेस्ड इनकम अलग निकालेगा। रिटर्न फाइल करते वक्त मुझे क्या पता कि वो असेसमेंट ऐसे करेगा और मेरी इनकम बढ़ा देगा, मेरा टैक्स बढ़ा देगा, मुझे तो पता नहीं था। तो मेरे पास तब तक रिटर्न इनकम ही अवेलेबल थी। तो जब रिटर्न इनकम ही अवेलेबल थी, तो उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट जब मैं कर रहा हूँगा, तो क्या मैं रिटर्न इनकम पर ही 234 एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा? हाँ, जब एसएससी रिटर्न फाइल कर रहा होता है उसके पास एसएससी इनकम का अमाउंट होता नहीं है, कितने पर असेसमेंट होगा, उसके पास तो रिटर्न इनकम का ही अमाउंट है। तो रिटर्न इनकम पर ही वो 234 एबीसी की इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेता है। फिर बाद में जब उसका असेसमेंट होगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो असेसिंग ऑफिसर ने अगर असेस्ड इनकम बढ़ा दी, तो फिर 234 ए और बी का इंटरेस्ट रिकैलकुलेट होगा, लेकिन 234 सी का इंटरेस्ट अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि वो रिटर्न इनकम पर ही कायम रह जाता है। समझ गए बात? तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। अब चैप्टर की बाकी बातें करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस करते हैं।
चैप्टर का बेसिक पार्ट मैंने पहले बता दिया। अब थोड़े से एडिशनल फीचर्स, थोड़े से एडवांस फीचर्स। अगर किसी ने एसएटी पे कर दिया था सेक्शन 140A में, एसएटी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया था, तो क्या एसएटी पे करने की वजह से 234A का, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एसएटी का पेमेंट 234A के इंटरेस्ट पर कुछ इफेक्ट डालता है क्या? हाँ, डालता है। ये रहा, हम यहां देख चुके नजारा। एसएटी का पेमेंट हुआ तो क्या 234A का इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे? पहले हमने जो कैलकुलेट किया था वो रिड्यूस होगा बाय द इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो दोबारा वापस कंप्यूट होने पर, असेसमेंट के वक्त दोबारा अगर कंप्यूट हुआ तो जो पहले का पेड है वो अब जो पेबल आ रहा है उसमें से रिड्यूस होगा। हाँ, तो क्या मतलब ऐसे असेसमेंट के वक्त हमारे, पहले हम रिटर्न इनकम को बेस मानकर एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे कर देते हैं, हम सोचते हैं फ्री हो गए अब, लेकिन असेसमेंट के वक्त इनकम बढ़ गई, फिर असेसिंग ऑफिसर ने असेस्ड इनकम के बेस पर 234A और 234B का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बोले ये पे करो। अरे ये पे तो करो ठीक है, लेकिन जो मैं रिटर्न फाइल करते वक्त 234A और B में ऑलरेडी भर चुका हूं इंटरेस्ट, उसकी मुझे छूट मिलेगी कि नहीं? हाँ, तो अब असेस्ड इनकम पर जो पेबल आ रहा है, मैं ऑलरेडी जो पे कर चुका हूं 234A का इंटरेस्ट, टू दैट एक्सटेंट मेरा अब वो इंटरेस्ट रिड्यूस होगा। होगा। एसएटी का, के एसएटी का जब पेमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, वो 234B के इंटरेस्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? मेरे को एक बात बताइए, ये 234B का जो इंटरेस्ट लगता है कब से लगना शुरू होता है? 1 अप्रैल ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से शुरू होता है और कब तक लगता है? शॉर्ट में बोलूं, असेसमेंट की डेट तक लगता है। असेसमेंट की डेट तक लगता है। अब कोई बोले 1 अप्रैल शुरू हो गया था, असेसमेंट अभी बाद में हुआ, लेकिन बीच में सेल्फ असेसमेंट टैक्स एसएससी ने पे कर दिया। एक तरफ है 1 अप्रैल और एक तरफ है असेसमेंट की डेट, बीच में एसएससी ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया। अब जितना उसने पे कर दिया, जितना उसने पे कर दिया, तो वो पहले क्या बेस मानकर चल रहा था? फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मैं जिस अमाउंट पर मैं ये इंटरेस्ट पे करूंगा, उस अमाउंट को मैं नाम देता हूं बी अमाउंट, बी। तो यहां से यहां तक मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं बी अमाउंट पर, लेकिन अगर मैंने एसएटी भर दिया तो यहां से लेकर यहां तक के पीरियड का मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो बी अमाउंट माइनस एसएटी वाला जो मेरा अमाउंट है बैलेंस टैक्स पर पे करूंगा। ठीक है, तो ये बात यहां दे रखी है। इस सिचुएशन में इंटरेस्ट दो पार्ट में कैलकुलेट होगा। कैसे? इंटरेस्ट पहले कंप्यूट होगा वो बी वाले अमाउंट पर, कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से शुरू होगा और एसएटी पेमेंट की डेट तक का, फिर एसएटी की पेमेंट की डेट से लेकर असेसमेंट की डेट तक का वो किस पे लगेगा? बी अमाउंट, और एसएटी माइनस हो जाएगा। ये एडजस्टेड वर्ड का मीनिंग बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं है, आप सीधे ही कर सकते हो, एसएटी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब एसएटी का पेमेंट 234B के इंटरेस्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है। ए को कर 234A वाले इंटरेस्ट को करता है क्या? हाँ करता है। उस वक्त हम क्या करते हैं कि अब कितना पेबल निकल रहा है असेसमेंट के बाद, और ऑलरेडी रिटर्न के टाइम कितना पे कर चुके इंटरेस्ट, वो कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट एसएटी पेमेंट की वजह से कौन सा इंटरेस्ट हुआ? 234B वाला। लेकिन 234C के इंटरेस्ट में तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिटर्न इनकम पर ही कायम रह जाता है ना।
तो इसलिए नीचे नोट 234C के इंटरेस्ट को एसएटी अफेक्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब जो भी आपको टैक्स इंटरेस्ट वगैरह पे करने होते हैं, अगर वो पर्सन कॉरपोरेट एसएससी है या अगर नॉन कॉरपोरेट है बट ऑडिटेड है, तो उसको ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ का ई पेमेंट ही करना पड़ता है। वो बैंक में लाइन लगकर पे नहीं करेगा, ई पेमेंट ही करेगा, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज करके या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके। ठीक है। और क्या यहाँ पर जो टैक्स वर्ड लिखा है कि हाँ आपको ई पेमेंट ही करना पड़ेगा टैक्स का मैंडेटरली, तो टैक्स के अंदर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस टीडीएस टीसीएस सब शामिल है क्या? हाँ, टीडीएस टीसीएस भी शामिल है। तो जो कॉरपोरेट एसएससी होते हैं और ऑडिटेड एसएससी होते हैं उनको अपने सारे इनकम टैक्स वगैरह टीडीएस टीसीएस वगैरह का ई पेमेंट ही मैंडेटरली करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, किसी दूसरे पर्सन के खाते से हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक कंपनी आई कि नहीं नहीं हमने वो नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं ली हुई है, तो मैंने बोला मेरे पास है नेट बैंकिंग की फैसिलिटी, तो क्या मैं अपने खाते से पेमेंट कर लूं और उतना पैसा उनसे कैश ले लूं? यस। बैंक सीए को ये फैसिलिटी देते हैं। इस अकाउंट को बोला जाता है एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। तो एस्क्रो अकाउंट में बैंक अलाउ करती है कि आप अपने क्लाइंट का पैसा रख सकते हो। तो हम खैर, अगर मेरा एस्क्रो अकाउंट नहीं भी है, क्लाइंट के पेमेंट कराने के लिए मैंने कोई अलग खाता नहीं खोला, मेरा खुद के पर्सनल अकाउंट से मैं पेमेंट कर सकता हूं क्या अगर नेट बैंकिंग फैसिलिटी मेरे अकाउंट में? हाँ, लेकिन वो जो चालान भरते वक्त उस पर मैं अपने क्लाइंट का पैन नंबर लिखूंगा या अपना लिखूंगा? क्लाइंट का पैन नंबर लिखा जाएगा जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो किसी दूसरे पर्सन के खाते से भी ई पेमेंट किया जा सकता है। चलिए निकालिए क्वेश्चन बैंक। मैं ये कह रहा हूं कॉर्पोरेट है उसको ई पेमेंट करना, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट को ई पेमेंट करना तभी कंपलसरी है जब वो ऑडिटेड हो। नॉन ऑडिटेड है उसको ई पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है। ऑडिटेड नहीं है, नॉन ऑडिटेड है, कॉर्पोरेट नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट है, उसको ई पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर सचल जो कि एक रेजिडेंट हैं, एज है 54 इयर्स, ये अपनी इनकम की डिटेल दे रहे हैं 23 चॉइस की। इनकी इनकम है 8,10,000 होलसेल बिजनेस इनका और इनकी ऑडिट होती है। ठीक है, बिजनेस इनकम है 8,10,000। अदर सोर्सेज हेड की इनकम है इनकी 2,70,000। ठीक है, तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई? आगे टैक्स की डिटेल दे रहे हैं, तो ये यहाँ तक तो इनकी इनकम की डिटेल हुई। बिजनेस इनकम 8,10,000, अदर सोर्सेज 2,70,000, तो इनकी टोटल इनकम क्या हो गई? 10,80,000। इनके चैप्टर 6 के कोई डिडक्शन है नहीं, तो ये जीटीआई भी यही है 10,80,000, टोटल इनकम भी यही है 10,80,000। इस पे फटाफट रेगुलर टैक्स रेजिम ये फॉलो कर रहे हैं, बोला हुआ है, तो रेगुलर टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। आ रहा है 10,80,000 पर रेगुलर टैक्स रेजिम की स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आता है आपके 1,36,500। क्या इसमें अभी ये बेसिक कैलकुलेट किया है, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे तो टैक्स आ जाएगा। टीडीएस की क्रेडिट लेस कर दूं तो मेरा एसएस टैक्स आ जाएगा क्या? देखिए टीडीएस की क्रेडिट है इनके पास 25,000, बट और इनका एडवांस टैक्स भी भरा हुआ है। एसएस टैक्स के टाइम पर मैं एडवांस टैक्स लेस करता हूं क्या? नहीं। एसएस टैक्स को निकालने के लिए 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स लेस नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मैंने एसएस टैक्स निकाल दिया है और इसको निकालने में एडवांस टैक्स लेस नहीं हुआ। ये
एसेस टैक्स का 90% मैं सिर्फ चेकिंग रूल अप्लाई कर रहा हूं कि 90% इतना बनता है। 1,05,264 एसेस टैक्स का 90% इतना बनता है। चेक करते पे कितना किया। पे किया इन्होंने 1,03,000। ये 31 मार्च तक का है। तो क्या इसने एसेस टैक्स का कम से कम 90% भरा? क्या नहीं भरा। तो इसको 234 बी का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब लगेगा, ये फाइनल हो गया। वो 90% सिर्फ जस्ट चेकिंग रूल था, आगे उसका कोई रोल नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसकी डिले कितनी हुई। डिले के लिए हम कैसे, इसका रिटर्न कब फाइल हुआ? 11 दिसंबर 2024 को, और सेम डे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया। सेम डे क्या प्रोसेस किया होगा? वो समरी वाला असेसमेंट किया होगा। कौन सा? 143(1) वाला समरी असेसमेंट। तो ये इंटरेस्ट लगना फाइनल हो गया। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लगेगा। और असेसमेंट कब हुआ? सेम डे हो गया 11 दिसंबर 2024। ये कितने महीने हुए? 9 महीने। 8 महीने और कुछ फ्रैक्शनल डेज, तो 9 महीने मानेंगे। पार्ट ऑफ मंथ को फुल मंथ मानेंगे। हाँ, तो अब जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है वो समझना। मैं एसेस टैक्स ऊपर से उठा लेता हूँ, उसमें से अगर मैं एडवांस टैक्स 31 मार्च तक का पेड लेस करूँ तो इस अमाउंट पे मेरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। लेकिन जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसकी मुझे डाउनवर्ड राउंडिंग करनी होती है। डाउनवर्ड राउंडिंग कर ली, इस पे 9 महीने का 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद अब और क्या पूछ रहे हैं? ये इसने रिटर्न लेट फाइल किया है, तो रिटर्न लेट फाइल करने के नतीजे क्या हैं? ये 234 बी का तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। 234 ए का भी तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 234 ए का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? इसी पर ही, इसी पर ही हो जाएगा 1%। डिले कितने पीरियड की हुई रिटर्न फाइलिंग में बताइए? ये ऑडिटेड है। ऑडिटेड लोगों को अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करना होता है। उनके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं होती है, 31 अक्टूबर होती है। तो नवंबर और दिसंबर 11 को फाइल हो गया, 2 महीने। तो 2 महीने का ब्याज लगेगा 234 ए का। इसके अलावा क्या 234 एफ में लेट फीस लगेगी? लगेगी। क्या देखते हुए लगेगी? इसकी टोटल इनकम क्या है? 10,80,000, 5 लाख के ऊपर है, तो क्या 5,000 लगेगी? 5,000 इसके ये लेट फीस लग जाएगी। समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करते हैं। जब ये क्वेश्चन मैं इसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करना बता रहा हूं, लैंग्वेज क्या है, क्या निकालना है हमको? पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए। ये क्या पेमेंट होता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो कोई भी व्यक्ति, उसका असेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। सेल्फ असेसमेंट कब करना होता है? ईयर एंड होने के बाद। रिटर्न फाइल करते टाइम अपनी इनकम खुद सेल्फ असेस करनी होती है और अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है और पे करनी होती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। इसके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 ड्यू डेट है, लेकिन ये रिटर्न लेट फाइल करता है। अब देखो क्या होगा, कब का इंटरेस्ट लगेगा? रिटर्न फाइलिंग में लेट है, कितने महीने की लेट है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक दिन, नवंबर का एक दिन। पार्ट ऑफ मंथ, फुल मंथ मानेंगे तो 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक दिन का भी 1 महीना माना जाएगा।
ठीक है, तो 4 महीने का इसको 234A में इंटरेस्ट लगेगा। समझ आई बात? इधर 4 महीना, इसका टैक्स इतना बनता है 3 लाख। इसने एडवांस टैक्स जमा करा दिया था 31 मार्च 2024 को, 2 लाख इसका जमा था। इसका किसी ने टीडीएस काटा हुआ है, उसकी क्रेडिट इसके फॉर्म नंबर 26 ES में रिफ्लेक्ट हो रही है 40,000, और इसको रिलीफ भी मिलनी है 10,000। तो इसका अभी ये रिटर्न इनकम का टैक्स बेस मानकर चल रहा है। इसको क्या पता कि बाद में असेसमेंट होगा तो असेस्ड इनकम चेंज होगी कि नहीं होगी। तो ये अभी रिटर्न इनकम का टैक्स उठा के चल रहा है, वो है इसका 3 लाख। 3 लाख। अब 234A के इंटरेस्ट के लिए 5 चीजें लेस होती हैं। क्या? एडवांस टैक्स 31 मार्च तक वाला, एसएटी, रिलीफ, एएमटी मैट की क्रेडिट और टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट। तो इसके पास एसएटी तो है नहीं, वो तो ये कैलकुलेट ही कर रहा है। ठीक है, एडवांस टैक्स लेस होता है? होता है। टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट लेस होती है, रिलीफ लेस होती है, हाँ, तो ये तीनों लेस हो जाएंगे। तो ये तीनों मैंने यहां लेस कर दिए। अब बैलेंस टैक्स पेबल क्या आ रहा है? 50,000। तो इस 50,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1% की रेट से पर मंथ, और डिले हुई है 4 महीने की, तो ये इंटरेस्ट आ गया मेरा 2,000। 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब इनका कहना है 234B का लगाने से पहले मेरे को 90% चेकिंग रूल देखना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए, हर हाल में देखना चाहिए। चलिए देखते हैं हम कि अब देखो, एडवांस टैक्स छोड़ दूं और इसमें से ये 2 चीजें ही लेस करूं तो मेरा एसेस टैक्स आ जाएगा। कितना आएगा? 2,50,000 ये मेरा एसेस टैक्स है। इसका मैं 90% करता हूं, 2,25,000। अगर मेरा इतना भी पेड है तो मेरे पर 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पेड कितना है? 2 लाख ही है, तो 90% तक पेड नहीं है। एसेस टैक्स के 90% तक पेड नहीं है, तो इस सिचुएशन में 234B का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लगेगा किस पर? उस वक्त मैं ये 2 लाख लेस करूंगा कि नहीं? हाँ, एसेस टैक्स में से मैं 31 मार्च तक का पेड एडवांस टैक्स लेस करूंगा तो 50,000 ही आएगा। अब 234B का इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से। और कब तक लगेगा पता नहीं, असेसमेंट कब तक होगा। तो ये रिटर्न फाइल कब कर रहा है तब तक का ये कैलकुलेट कब तक करेगा? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक का करेगा, तो ये इस डेट तक का कैलकुलेट करेगा। तो 1/11/2024 कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 1 दिन। हाँ, उसे पार्ट ऑफ मंथ 1 महीना मानेंगे पूरा। कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। आ गया ये इंटरेस्ट। लेकिन 234C का नजारा ये होता है कि जो भी एडवांस टैक्स भरते हैं वो लेस होता नहीं है। तो वैसे बाकी सारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 50,000 पे हो रही थी, 234C के इंटरेस्ट के लिए ये 2 लाख लेस नहीं होगा, तो इधर क्या आएगा? 2,50,000 आएगा। तो 2,50,000 पर सब कुछ आपको कैलकुलेट करना था। 15%, 45%, 75%, इतना इतना पे करना है, लास्ट में पूरा पे करना है 100। और पैटर्न कैसे चलेगा? 1%, या मैं ऐसे कर दूं डायरेक्ट, ये सबको मैं, इस सबको, इसको मैं 3%, 3%, 3%, 1%, ये आ जाएगा। ये 234C का इंटरेस्ट आ गया। अब क्या ये रिटर्न भी लेट फाइल कर रहा है? पता है ना इसको। अब कोई बोले मैं 5,000 वाली लेट फीस लगाऊं या 1,000 वाली लगाऊं। अब मेरे को एक बात बताना, टैक्स का अमाउंट 3 लाख बन रहा है, टैक्स का अमाउंट 3 लाख बन रहा है, तो इनकम तो 5 लाख से ज्यादा होगी ना। टैक्स का अमाउंट जिसका 3 लाख बन रहा है उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी ही। तो कितना लगाऊं फिर मैं लेट फीस? 5,000।
तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो पे करेगा कब? रिटर्न फाइल करते वक्त। रिटर्न कब फाइल करने बैठा है ये? 1 नवंबर 2024 को, तब ये अपना इतना एसएटी पे कर देगा, राउंड ऑफ करके पे करेगा। राउंड ऑफ के वक्त यहां कौन सा लगेगा? हाँ जी, हाँ, ये राउंड ऑफ कौन से में हो रहा है? 288B सेक्शन में हो रहा है, और ये टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 वाला हो रहा है। टोटल इनकम और टोटल टैक्स की राउंडिंग होती है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ये जो 100 की राउंडिंग वाले हैं, ये आपको इस पे लगाने हैं। ये 100 की राउंडिंग पर है क्या? हाँ, ये भी है 100 की राउंडिंग पर। ये सारे 100 की राउंडिंग वाले, हाँ। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 मिस्टर सार्थक एंटिसिपेट्स 15 जून 2023 को वो एस्टिमेट लगाने बैठे। 15 जून को ही क्यों एस्टिमेट लगाने बैठे? अरे तब पहली किस्त ड्यू हो रही थी, 15 जून को ड्यू हो रही थी पहली किस्त, तो ये एस्टिमेट करने बैठे तब इन्होंने अपनी इनकम एस्टिमेट की 7,20,000। फिर 10 दिसंबर 2023 को इनको फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी कुछ ज्वेलरी बेचनी पड़ी, जिस पर इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 2 लाख। इन्होंने ये 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंटिसिपेट नहीं किया था। फिर इन्होंने अपना एडवांस टैक्स इस तरीके से भरा, डेट वाइज 15 जून 2023 को 8,000, 15 सितंबर को 9,000, 15 दिसंबर को 14,000, 15 मार्च को 30,000। आपको इनका 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये अस्यूम करते हुए कि ये रेगुलर टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। अब कई स्टूडेंट बोल सकते हैं सर आपके क्वेश्चन में यही आता है, रेगुलर टैक्स रेजिम फॉलो। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखा, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम वही लोग फॉलो करते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उनको एटीसी एटीडी के डिडक्शन चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं, उनको डिडक्शन मिलेंगे नहीं, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और मैं तो कहूँ इन्वेस्टमेंट क्या, जो भी क्लाइंट आता है ना, उनसे पूछते हैं कि रिटर्न फाइल कर रहे हो तो एटीसी की डिडक्शन है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, मेडिक्लेम आजकल हर कोई कोविड के बाद मेडिक्लेम कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो है, वो डिडक्शन लेना चाहते हैं, और डिडक्शन लेने के बाद इनकम कम हो जाती है, तो फिर उनके लिए रेगुलर टैक्स रेजिम ही फायदेमंद रहती है, तो वो ऑप्ट करते हैं रेगुलर टैक्स रेजिम। इसलिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को मैं तो फायदेमंद नहीं मानता। ये उन्हीं लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम तो करते हैं, तो हमारे लिए तो रेगुलर टैक्स रेजिम ही ठीक है। चलिए, अब तो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको काफी सारी बातें देखने को मिलेंगी। मेरा पहला मुद्दा है इस क्वेश्चन में, इनका एस्टिमेट गड़बड़ हो गया ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वजह से। दूसरा एक मुद्दा और उठाएंगे, वो 12% 36% वाले भी अगर पे कर देता है, पहली किस्त 12% तक एडवांस टैक्स भर देता है, तो पहली किस्त का ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी किस्त का 45% के बजाय 36% तक भर देता है, तो वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ब्याज नहीं लगेगा। वो भी बातें हम यहाँ कंसीडर करते हुए चलेंगे। हाँ, तो अगर इनका टोटल इनकम हम वो लें जिसमें कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन तो पहले एंटिसिपेटेड नहीं था, तो तब उनकी इनकम कितनी इन्होंने मानी थी? 7,20,000। तो 7,20,000 पे आप फटाफट टैक्स कैलकुलेट करो। सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% शामिल करते हुए ये हो गया 58,760। फिर
ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर ये 2 लाख का और हो गया तो 7,20,000 में 2 लाख और जोड़ा 9,20,000। अब कोई बोले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगेगी? इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या लगेगी? ये 111A वाला नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है तो स्लैब रेट लगेगी, तो इस पर मैं स्लैब रेट ही लगा रहा हूं। ये इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला है, तो मैं इस पर स्लैब रेट ही लगा रहा हूं। तो 9,20,000 पर स्लैब रेट के हिसाब से बेसिक टैक्स निकालें और फिर जो भी आ रहा हो उसमें आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दें। कितना आता है? अलग आ रहा है? 1,03,60 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कैसे? 9,20,000 पे कैलकुलेट करो। ट्रिपल ए वाला नहीं है ना? नहीं है। ये STCG सेक्शन 1A वाला नहीं है, इसलिए इस पर 15% टैक्स रेट नहीं लगेगी, इसलिए इस पर स्लैब रेट लगेगी। चलिए दोबारा कैलकुलेट करिए, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। इसका मतलब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने की वजह से टैक्स कितना बढ़ा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने की वजह से टैक्स इतना बढ़ा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, जब ये 15 जून को बैठे थे तब इन्होंने ये कौन सा वाला टैक्स एस्टिमेट किया होगा? ये वाला। तो इसका ये 12% और 36% करके देखेंगे कि इन्होंने इतना पे किया कि नहीं। तो 58,760 का 12% कितना बनता है? 7,051। इन्होंने 8,000 भर दिया, ज्यादा ही भर दिया। तो पहली किस्त का 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ठीक है, नहीं लगेगा। इट इज ओनली चेकिंग रूल, 12% 36% से चेकिंग रूल है, नहीं लगेगा, फाइनल हो गया। पहली किस्त का ब्याज नहीं लगेगा। अब दूसरे आते हैं, 36% डिस्कस करते हैं। इस डेट तक भी यही इंफॉर्मेशन थी कि 58,760 टैक्स बनेगा, 36% भरना है। तो कितना भरना है? 21,154। तो इस डेट तक कितना भरा है इन्होंने? 15,000 भरा है। 17,000 भरा है। क्या कम भरा है? हाँ, 36% से भी 36% से भी कम भरा है। तो दूसरी किसका ब्याज लगेगा ना? वो 36% ओनली चेकिंग रूल था, वो लगाना तो 45% के हिसाब से ही है, यू नहीं कि यहां पे भी 36 कर दो। वो 12% 36% ओनली चेकिंग रूल है। गलती से स्टूडेंट यहां पे भी 36% कर सकता है, ठीक है, वो नहीं करना है। यहां पर 45% के हिसाब से ही निकालना। तो इतना भरना है, भरा तक 17,000 भरा। शॉर्टफॉल कितनी रही? शॉर्टफॉल की डाउनवर्ड राउंडिंग 100 वाली करेंगे, उस पर 3% लगाएंगे, ये हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। फिर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी, वो थर्ड इंस्टॉलमेंट के वक्त वो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सामने आ चुका था क्या? ये कब आया सामने? 10 दिसंबर। 15 दिसंबर से कुछ दिन पहले। तो 10 दिसंबर को पता पड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू 15 दिसंबर। तो तब तक तो फिर एस्टिमेशन चेंज होने की वजह से किस पे भरने की लायबिलिटी आ गई? कैपिटल गेन इंक्लूडिंग कैपिटल गेन इनकम, उस पे ये टैक्स भरना आ गया। 75% भरा होना चाहिए, तो ये, और 31 मार्च तक ये 100% भरा होना चाहिए।
ठीक है, तो मैंने यहाँ ये फिगर रिपीट कर लिए, ये वाला और ये वाला। लेकिन चेक करता हूं, ये मैंने पेबल भी क्यूमुलेटिव करके लिखा है। अब इधर पेड भी लिखूंगा तो वो क्यूमुलेट करके लिखूंगा, पेड क्यूमुलेट करके लिखूंगा। पहला तो लिख दिया, ये दूसरा ये लिख दिया था 17,000। अब कौन सा लूं, ये 3 ले लूं 15 दिसंबर तक के, कितने हुए टोटल तीनों मिलाकर 31,000। ठीक है, और ये जब चौथी इंस्टॉलमेंट का पेड लूं तो क्या लूं, ये सब शामिल करके शॉर्टफॉल आ गई। शॉर्टफॉल कैसे आई, पेबल माइनस पेड। फिर जो भी शॉर्टफॉल आई है उसको मैं 100 की डाउनवर्ड राउंडिंग कर लूंगा, 3%, 1%, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल 234 सी का इंटरेस्ट इस तरीके से आ गया। समझ गए बात? ये मैंने टीडीएस का आपको दे रखा है, जो टीडीएस चैप्टर में सैलरी का कराया था, और एक वो सर्कुलर कराया था, वो मैंने आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए, आज की क्लास में इतना ही।